चलिए, आज हम लोग इतिहास का शुरुआत करने जा रहे हैं। इतिहास का जो ये क्लास होगी आप लोग का, मेरा मेन उद्देश्य है इस क्लास से आपको शून्य से लेकर के शिखर तक चलना है। शून्य से लेकर शिखर तक चलना है। इस क्लास के माध्यम से हम लोग शून्य से स्टार्ट करेंगे और अपना संपूर्ण इतिहास का सिलेबस एक एक करके समाप्त करेंगे। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए हम इसको 3 काल खंडों में बांट करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहली जो होती है वो प्राचीन भारत की इतिहास होती है। इसके बाद फिर मध्यकालीन भारत की इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज की जो ये क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इतिहास में हमें क्या सब पढ़ना है, क्या सब जानना है, आखिर हम लोग इतिहास कहते किसे हैं, आइए उसके बारे में पहले जानते हैं। इतिहास को जानने के लिए आपको सबसे पहले हर पहलू को स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमबद्ध तरीका से जानना होगा, तब आप उसको समझ पाएंगे। अगर आप इतिहास को क्रमबद्ध अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगी और इंटरेस्ट भी नहीं होगा, लगेगा ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन हम इसको काफ़ी सरल भाषा में आप लोगों के सामने जो है समझाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात हमें ये जानना होगा कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास को जानने के लिए किस किस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। इतिहास क्या है, मेरा पहला ही सवाल है कि इतिहास है क्या। आपको जानना है इतिहास का अध्ययन का अर्थ होता है किसी भी समय का क्यों ना हो, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के निरंतरता और परिवर्तन, यानी किसी भी समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन की निरंतरता, जो परिवर्तन के अध्ययन को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। तो आप जाना कि इतिहास किसे कहते हैं। फिर इतिहास आप लोग को जानने के लिए सामाजिक जीवन, तो आजकल का विद्यार्थी को पहले ये पता नहीं है कि 2025 की सामाजिक जीवन क्या है, और वो चला 2025 का सामाजिक जीवन से आप रिलेट कीजिएगा कि हमारे समाज में क्या सब हो रहा है। 2025 की समाज में कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, वर्ण और जाति की स्थिति क्या है, वस्त्र और भोजन, मनोरंजन किस प्रकार से हम लोग करते 2025 में। देखिए, महिलाएं जो है की स्थिति का अगर हम बात करें तो वस्त्र पे अगर चलिए तो महिला क्या करती है, पुरुष का वस्त्र धारण कर सकती है। अगर कोई लड़की हो तो वो पुरुष का जीन्स शर्ट पहन सकती है, लेकिन कोई लड़का महिला का वस्त्र जो होता है वो नहीं धारण कर सकते। अगर कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई लड़की का ड्रेस पहन के चल आए क्लास, तो पूरे गांव मोहल्ले के आदमी उसको देखकर काफ़ी हंसेंगे। लेकिन महिला क्या कर सकती है, पहन के आएगी तो बोला कि ये फैशन है। ये है आज की महिला। महिलाएं राजनीतिक में भाग ले सकती है। महिलाएं की पति की मृत्यु होने के बाद वो शादी कर सकती है।
फैशन में वो जा सकती है, हर पार्टिसिपेट महिला कर सकती थी। ये 2025 की महिला की स्थिति है। महिला की स्थिति अगर आपको समझना है तो इस माध्यम से समझिए कि हमारे जो गांव की महिला होती है, एक गांव की महिला से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं, जब वो शादी, नए नए दुल्हन जब शादी होके आती है तो वो घूंघट क्या करती है, पूरा सिर पर ले रहती है। एक गांव की मानसिक, तो उसको जो है समाज बहुत अच्छा समझता है, उसको समाज क्या समझता है, बहुत अच्छी महिला है। तो आपको ये समझना होगा आप हैं कहाँ, गांव में हैं, शहर में हैं, नगर में या महानगर में। यहाँ की महिला गांव में आराम से घूंघट लेके रहेगी और शहर जाएगी यही महिला तो थोड़ा सा घूंघट लेगी तो काम चल जाएगा। यही महिला नगर जाएगी तो आप समझिए रहे वहाँ घूंघट की व्यवस्था है नहीं, है ना। और महानगर तो इससे भी टॉप है। अगर ये महिला अपना, ये महानगर की महिला को आप टांग करके यहाँ लाइए गांव, और गांव के बुजुर्ग लोग जब उसके पहने हुए वस्त्र और पहने हुए कपड़े को देखेंगे बोलेंगे वाह घोर कलयुग आ गया। क्या हुआ है, घोर कलयुग आ गया। अब फिर यही महिला गांव का टांग करके आप यहाँ लाइए तो आपको ये यहाँ के लोग समझेंगे ये 19वीं शताब्दी की महिला है। देखो कैसे अपना सर को साड़ी से ढक रही है। तो कोई भी चीज़ ना अच्छा होता है ना खराब होता है, बशर्ते आपको, एक मिनट, चलिए कुछ कारण से मुझे क्लास को रोकना पड़ा। आइए हम लोग बात कर रहे थे महिलाओं की स्थिति। तो आपका नज़रिया और आपकी सोच कहाँ है, तो महिला को वहाँ अगर आप देख के देखिएगा समाज तो उसको एक्सेप्ट करती है। ये तो समझ गए आप महिला की स्थिति, समाज में क्या स्थिति है। अब वर्ण और जाति की स्थिति, पहले जो है जाति की स्थिति, वर्ण व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा क्या था, टाइट था, है ना। उच्च जाति के जो होते थे वो निम्न जाति के यहाँ जाकर खाना तक नहीं खाते थे, उसका छुआ हुआ पानी तक भी नहीं पीते थे। अगर वो किसी भी रास्ते से जाते थे तो उस रास्ते पे जो उसका पैर का निशान होता था उसको भी क्या करना पड़ता था, मिटाना पड़ता था। ये जाति की स्थिति थी। और सबसे दुख की बात यह है कि उस समय उच्च जाति के लोग निम्न जाति पर तरह तरह का जुर्म ढाते थे। ये थी वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो। अब जो है भोजन, उस समय में और 2025 का भोजन से आप अगर रिलेट कर रहे हैं, क्या चाउमीन, मोमो, बर्गर हम लोग नाश्ता करते हैं, ये सब उस समय की व्यवस्था नहीं थी। और मनोरंजन, क्या आपको पता है वस्त्र, आज जो हम लोग वस्त्र कपड़ा पहनते हैं, पुराने समय में भी इसी प्रकार से वस्त्र पहना करते थे। क्या जीन्स होंगे? नहीं। क्या फैशन के तरह आज की तरह छोटा छोटा कपड़ा, छोटा छोटा शर्ट पहनते होंगे उन लोग? नहीं। धोती कुर्ता मुख्य रूप से पुराने ज़माने के लोग, अगर हम लोग अपने दादा दादी को देखें तो दादाजी भी क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहना करते हैं। ये है वस्त्र में। भोजन में आज की भोजन से पुराने ज़माने के जो
भोजन हम लोग करते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मनोरंजन। क्या आज का जो मनोरंजन है उस जमाने के मनोरंजन से काफ़ी ज़्यादा अलग थी? क्या थी? काफ़ी ज़्यादा भिन्न था, अलग था। अभी देखिएगा आप, एक छोटा सा बच्चा मनोरंजन के लिए वीडियो मोबाइल में गेम चला रहा है। अगर उसकी मम्मी पापा मोबाइल छीन लेते हैं तो घोलटनियाँ देना शुरू कर देते हैं। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपना मोबाइल चला रहा है, सब चीज़ कर रहा है। ये आज की है, लेकिन उस समय में लोग क्या करते थे? पशु को आपस में लड़ाते थे और उसी से मनोरंजन करते। क्या उस समय हड़प्पा सभ्यता में घोड़दौड़ था? बताइए आप लोग, घोड़ा रेस लगाते होंगे? नहीं। अरे हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा था ही नहीं तो घोड़ रेस कैसे लगाते होंगे? घोड़ा हड़प्पा सभ्यता की पालतू पशु नहीं है, ठीक। वो लोग पासे खेलते थे। आइए हम बात करते हैं आर्थिक जीवन पर। आर्थिक जीवन जो है क्या था? आर्थिक जीवन में हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सा हम लोग भोजन उगाते थे और कौन कौन से फसल को उगाते थे और कौन कौन भोजन योग्य फसल होता था। हम लोग आर्थिक व्यवस्था में जानेंगे। हम लोग की समाज में लेन देन की व्यवस्था कैसी थी, ये सारे की विस्तार से चर्चा हम करेंगे। किसी भी काल में आप अगर बात करें, सिंधु घाटी हो, ऋग्वेदिक काल हो, उत्तर वैदिक काल हो, तो हमें सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखिए, राजनीतिक जीवन की हम बात करते हैं। कौन सा जीवन? राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में राजा की क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। राजत्व सिद्धांत क्या था, उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या राजा के बेटा ही राजा बनते थे, वो सब भी बात हम लोग राजनीतिक जीवन में करेंगे। क्षेत्र, राजा का क्षेत्र कितना बड़ा होता था, और हम लोग सांस्कृतिक जीवन और जो है धर्म दर्शन के बारे में बात करेंगे। भक्ति के बारे में भी बात करेंगे सांस्कृतिक जीवन में। आइए हम बात करते हैं भक्ति, ये थोड़ा विशेष बात करते हैं। आजकल के परिवेश में अगर हम देखें तो भक्ति जो है वो मनुष्य में देखने को बहुत कम मिलता है। आप अगर मंदिर जाते हैं तो देख रहे हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो आप ऐसे कर लिए शॉर्टकट में, मतलब बस वो भक्ति नहीं है। भक्ति उसे कहते हैं, आप कितनों भीड़ हैं, मंदिर गए, वहाँ दंडवत प्रणाम किए, दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं है, और पूरा दंडवत प्रणाम किए। आप जिस ईश्वर को हमें बनाया उनके पास गए तो वहाँ शर्म किस बात की? जब वहाँ आपको शर्म आ रही है दंडवत प्रणाम करने में, तो आपके अंदर भक्ति नहीं आई है। अभी का भक्ति क्या है? ऑन डिमांड है, समझिए। अभी का भक्ति क्या है? पहले हम लोग ईश्वर को बोलते हैं, भगवान, हे माता रानी, आप मुझे अगर ये दे देंगे तब मैं आपको 5 किलो लड्डू या नारियल कुछ चढ़ाएंगे। पहले डिमांड करते हैं। ऐसा हमें लगता है कि वो जो ईश्वर है, जो इस पूरा संसार को रचना किए हैं, वो खाने के लिए मर रहे हैं, तो हम लोग डिमांड करते हैं वो चढ़ाएंगे तब वो खाएंगे। ऐसा नहीं। तो हम लोग के अंदर भक्ति तब समझी जाएगी क्योंकि वो ईश्वर जो है
गॉड जो है, अल्लाह है, वो सर्वव्यापी है। उसके सामने मुझे कुछ बोलना नहीं है, कुछ रखना नहीं, वो तो सब कुछ जानते ही हैं। आप बोलिए, आप तो सर्वव्यापी हैं, उसको क्या चाहिए सब पता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पहले मांगते हैं तब देते हैं। आजकल की भक्ति भावना ये है। आप बहुत सारे व्यक्ति को देखे होंगे जो पुराने, आज से 50 वर्ष के होंगे, 60 साल पहले के होंगे, अगर वो मंदिर जाते हैं किसी की परवाह नहीं किए, दंड प्रणाम पूरा घोलटनिया मार रहे हैं मंदिर के सामने, उसके अंदर भक्ति आए। एक कहानी हम बता रहे, थोड़ा सा सुनिएगा। एक लड़का जो है बजरंग बली को प्रत्येक दिन पूजा करते थे, है ना, और वो बजरंग बली से मांगते थे, उसको कुछ मिलता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक रोज रूम को बंद कर दिया। क्या किया, पूरा रूम को बंद कर दिए। अब पूरा बहुत सारा अगरबत्ती जलाए, धुआं से रूम बंद हो गया, पूरा भर गया। उन्होंने बोला, बोलो तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तो उन्होंने बोला, आज समझ में आ गया ना, पूरा रूम में जब हम धुआं से भर दिए अगरबत्ती जला के, आपका दम घुट जाएगा। तो वास्तव में वो भक्ति है। क्या है वो भक्ति? उसको लगा कि हम रूम बंद कर देंगे तो दम घुटेगा, तो वो साक्षात देखा बजरंग बली को। तो ये एक काल्पनिक बात है, इस पे जाना नहीं है। बहुत हंस रहे हैं आप। आइए हम बात करेंगे फिर। तो ये समझ गए आप लोग, किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने के लिए, इतिहास को जानने के लिए, उस समय के हमें ये सारी व्यवस्था जानना बहुत ज़रूरत होता है, तब आप उस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो आज हम जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का सिलेबस क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेबस ही पता नहीं होता है और उन्होंने तैयारी शुरू कर देता है। देखिए, कभी भी आप लोग अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट आपका ये होना है कि सिलेबस को छांट करके, है ना, नहीं पढ़ना चाहिए। संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए। इतिहास को अगर आपको पढ़ना है तो आपको तीनों इतिहास और एक वर्ल्ड इतिहास होता है, विश्व इतिहास, उसको भी जानना होगा। एग्जामिनर तो ये नहीं समझेगा कि ये कहाँ से पढ़ाई किया। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, वो प्राचीन भारत को इग्नोर करके चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन का वेटेज कम रहता है। तो आप जानते हैं सिलेक्शन के लिए 2 नंबर से काफ़ी लोग, 1 नंबर से कम होने के बाद काफ़ी लोग उस लिस्ट में नीचे खड़े रहते हैं। कभी भी आपको सिलेबस को छांट के नहीं पढ़ना है। इतिहास का तीनों जानना होगा आपको, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक और वर्ल्ड। हम लोग एक एक करके जानेंगे। आज जानते हैं प्राचीन भारत का सिलेबस क्या है। आइए, सबसे पहले इसमें जो हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग जानेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक काल, इसके बाद पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। तो हम लोग प्राचीन भारत में कुल 8 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमें पढ़ना क्या सब है। तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, ऋग्वैदिक काल पढ़ना है, उत्तर वैदिक काल पढ़ना है, महाजनपद पढ़ना है, 16 महाजन की जो चर्चा है, मौर्य पढ़ना है, मौर्योत्तर पढ़ना है,
और गुप्तोत्तर पढ़ना है। तो ये हुई प्राचीन भारत का इतिहास। और आगे का जो क्लास होगा ये सिलेबस आप लोग बढ़िया से इसको अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या सब हमें प्राचीन भारत का इतिहास में पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी सीक्वेंस सजाने के लिए आ जाएगा, पहले मौर्य होगा या गुप्त होगा या ऋग्वेदिक काल के कुछ घटनाएं दे देंगे और कुछ मौर्य काल के दे देंगे, कुछ मौर्योत्तर काल के दे देंगे, वो आपको सजाने के लिए बोलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक हम लोग जो समझे, आज थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि बगल में पूजा था तो वहाँ से साउंड कुछ आ रहा था। इस वीडियो में आपको कुछ साउंड देखने को मिलेगा तो आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, फिर आगे प्राचीन भारत की सीरीज में हमें आप लोग से पुनः आगे मुलाकात होगी। आइए।